देखो अख्तर बाई, इसे चीन ना लेने देना ताकि इसे पता चले कि शाहिद से पिंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। अब ये तुम्हारी हुई। मैंने आखिरी बार इस्तेमाल कर लिया इसे। अब ये मेरे किसी काम की नहीं। हाँ, तुम्हें काफी नोट कमा कर दे सकती है। बस ख्याल रखना चिड़िया उड़ने न पाए। ये कहकर शाहिद ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बाहर को चल दिया। इसके जाने के बाद नायके भी निकल गई और दरवाज़ा बंद हो गया। न जाने कितनी देर गुजर गई, मैं इसी तरह बेड पर पड़ी रोती रही। मुझे अपना घर और भाई याद आ रहे थे। रेशमा बोली, बीबी जी अब भी ना समझा करें, हम मियाँ बीवी हैं। जहांगीर को भी मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इसीलिए तो इस दिन तुम लोगों को अपना वाला बेडरूम दे दिया था। जाओ मौज करो। ओ मेरी बात सुनकर रेशमा शर्मा गई। फिर दूसरे दिन रात के खाने के बाद जहांगीर सीधा हवेली आ गया। रेशमा ने रात का खाना मेरे साथ नहीं खाया, बल्कि वो अपना और जहांगीर का खाना लेकर बेडरूम चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई जहां कभी अम्मा अब्बा सोते थे। अब वहां मैं रेशमा के साथ सोती थी और आज तो रेशमा भी नहीं थी, तो मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। अम्मा के जाने के बाद हवेली में आना जाना ना होने के बराबर था। मैं आधी रात तक करवटें बदलती रही और न जाने क्या कुछ सोचती रही। फिर ख्याल आया कि अब जहांगीर और रेशमा का प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इस बेडरूम में देखने की कोई जगह नहीं थी। बस एक खिड़की थी जो पीछे बाग में खुलती थी, लेकिन रात को कौन जाए वहां देखने। बस ये सोचकर ही मैं खुद से मजे लेने लगी। मुझे सायक से लेकर अंकल सत्तार और आमिर से लेकर कामरान तक सब याद आए। दिल चाह रहा था कि कोई तो आ जाए जिससे इसे ठंडा कर सको। खैर, किसी न किसी तरह नींद आ गई और मैं सो गई। दूसरे दिन रेशमा बहुत खिली खिली लग रही थी। जहांगीर सुबह सवेरे ही डेरे पर चला गया था। नाश्ते के दौरान मैंने रेशमा से पूछा, सुनाओ कैसी गुजरी रात। जहांगीर ने ज्यादा तंग तो नहीं किया। इस पर रेशमा ने शर्मा कर कहा, बीबी जी अब भी ना। मैंने कहा, मैं भी ना किया। भाई वो तुम्हारा शौहर है, इसमें क्या बुराई है। और दूसरी बात, अब तो जहांगीर खुश है ना तुम्हारे मेरे साथ सोने पर। रेशमा ने कहा, जी बहुत खुश है। मैंने कहा, खुश क्यों ना होगा, आखिर इसे तुम मिल रही हो। इस पर रेशमा शर्मा गई और बर्तन उठाकर किचन में चली गई। मैंने सोचा चलो जरा बाग का चक्कर लगाऊं और देखूं क्या हो रहा है, क्योंकि सर्दी खत्म हो चुकी थी और बहार की आमद थी। शर्फो नए फूल पौधे लगा रहा था। मैं बाहर निकली तो देखा शर्फो धोती पहने दीवार की तरफ मुंह किए झक कर कियारियां बना रहा था। अचानक शर्फो पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। अरे बीबी जी अब आओ आओ, शर्फो ने मुझे देखकर कहा। मैंने पूछा, शर्फो बाबा क्या लगा रहे हो कियारियों में। शर्फो बोला, बीबी जी नए फूल पौधे लगा रहा हूं। मैंने घूम फिर कर पूरे लान का जायजा लिया और शर्फो को कुछ हिदायत दी। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद मैं अंदर आ गई और फिर घर के कामों की निगरानी की। दिन के खाने पर आज फायक भाई भी थे। मैंने उन्हें रेशमा के अपने साथ सोने और जहांगीर के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। फायक भाई शुरू से कमगो थे और मेरे साथ भी वो कम ही बात करते थे। खर्चा जितना मांगो दे दिया करते थे। घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे उन्हें कोई गरज नहीं थी। वो खाने की मेज़ पर भी हफ्तों बाद नजर आते थे। पहले तो अम्मा घर के सारे मामलात चलाती थी, अब सब मुझे देखना पड़ता था। रात को आज फिर जहांगीर आया और रेशमा ने इसके साथ रात गुजारी। दूसरे दिन रेशमा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं समझ गई कि रात को जहांगीर ने रेशमा पर ज्यादा टाइम लगाया है। मैंने रेशमा से पूछा तो इसने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी कि रात जहांगीर ने ऐसा ही किया है। मैंने रेशमा का हाथ पकड़ा और इसे अपने बेडरूम में लाकर दरवाज़ा लॉक किया। मैंने लाकर से एनी का दिया हुआ मसनूई हथियार निकाला, जिसे देखकर रेशमा बोली, बीबी जी ये तो वही है जो फिल्मों में होता है। मैंने पूछा, तुम फिल्में देखती हो? तो वो बोली कि शादी के बाद जहांगीर कभी कभी दुखा देता है। ये कहकर मैं इसे बेड पर ले आई और शुरू हो गई। रेशमा भी माहिर लग रही थी इस काम में। मैंने इससे पूछा, ये सब कहाँ से सीखा? तो बोली, फिल्मों से। रेशमा ने कहा, बीबी जी बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ देर बाद रेशमा ने मेरी तरफ मुंह किया और एक सवाल पूछा, जिसे सुनकर मैं शॉक हो गई। रेशमा बोली, बीबी जी एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो। इसने कहा,
अपने क्या पहले किसी के साथ किया है? मैं पहले तो रेशमा का सवाल सुनकर परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या जवाब दूं। लेकिन जवाब तो देना था। फिर मैंने बोला, वो असल में रेशमा, बात कुछ यूं है कि मेरी एक दोस्त है शहर में, वो सायद के साथ पढ़ती है, इसने ये मुझे दिया था। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सारी दास्तां रेशमा को सुना दी, जिसे सुनकर वो बोली, बीबी जी, मुझे बड़ी बीबी जी और नसीम आंटी का तो पता है, वो अंकल सत्तार के साथ और बड़ी बीबी जी मेरे अब्बा शरफों के साथ ये सब किया करती थी। हम हवेली के नौकरों को अंदर की सारी बातें पता होती हैं। इसकी बात सच थी। हमारे जैसे घरानों के नौकर मालिकों के राजदार भी होते हैं, जो अपने मालिकों की हर हरकत के न सिर्फ गवाह बल्कि कई मामलात में शरीक साथी भी होते हैं। खैर, हम काफी थक गई थीं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। इस रात जहांगीर किसी वजह से नहीं आया तो रेशमा को मेरे साथ ही सोना पड़ा। मेरा शौक देखकर रेशमा ने कहा, बीबी जी, कब तक इससे काम चलाओगी? मेरी मानो तो कुछ दिन आ तो शहर चली जाओ। अब फिर अंकल सत्तार के घर आमिर को मिल आओ। बात तो इसकी ठीक थी, लेकिन मसला ये था कि पहले अम्मा घर देखती थी, अब मेरी गैर मौजूदगी में घर को देखने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैं चाहकर भी कहीं नहीं जा सकती थी। अगले चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। जहांगीर किसी वजह से डेरे पर मसरूफ था तो नहीं आ सका। फिर वो रात आ गई जिसने मेरी मसरूफ जिंदगी को बदल कर रख दिया और मैं घर से बाजार पहुंच गई। यही मेरी इस कहानी का वो तारीख पहलू है जिसने मुझे आज इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि मौत मेरे सर पर है और गुजरे माओ साल एक भोली बसरी कहानी लगते है। लगता ही नहीं कि मैं वो नाज़ो नामे पली बड़ी रुखसार खानजादी हूँ जिसे जमाने की तपती हुआ ना लगी थी। वो बीच चौराहे में अपना जिस्म लिए खड़ी हो गई। शायद अम्मा जिंदा होती तो ये सब ना होता, लेकिन अच्छा ही हुआ, ये अंजाम देखने से पहले ही अम्मा रुखसत हो गई। हुआ कुछ यूं कि सावन के दिन थे। मौसम शाम से ही अब्र आलूद था। मैं और रेशमा रात का खाना खाकर टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि बादल गिरजे और बारिश शुरू हो गई। जैसा कि हमारे मुल्क में होता है कि बारिश के साथ ही बिजली गायब, तो इस रात हमारी हवेली का जनरेटर भी खराब था। रेशमा कहीं से मोमबत्ती ढूंढ कर लाई तो टीवी लाउंज में कुछ रोशनी फैली। अभी रात का पहला पहर ही था कि बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। मैंने रेशमा को कहा, जाओ देखो क्या हुआ है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेशमा अकेली जाने से डर रही थी। तो मैंने कहा, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। हम दोनों हवेली के जनाना हिस्से से बाहर निकलकर लान की तरफ बढ़े ही थे कि किसी ने हमारे चेहरों पर टॉर्च से रोशनी डाली। हम दोनों ने रोशनी से बचने के लिए आंखों के आगे अपने बाजू किए ही थे कि दो बंदे हमारी तरफ बढ़े। दोनों निकाब पोश थे। मैं समझी चूर है। मैंने शोर मचाने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरे नाक और मुंह पर किसी ने हाथ रख कर दबा दिया। होश से बेगाना होने से पहले मेरे कानों में यही आवाज सुनाई दी, हाँ यही है, उठा लो। फिर होश ना रहा। होश आया तो खुद को एक कमरे में पाया। मैं एक बेड पर पड़ी थी। मेरा सर भारी हो रहा था। शायद जिस दवा को सूंघा कर मुझे बेहोश किया गया था इसका असर था। मैं बेड से उठकर नीचे उतरी, खड़ी हुई तो चक्कर आ गया और दोबारा बेड पर गिर पड़ी। एक बार फिर मुझे गहरी नींद ने आन घेरा। दोबारा आंख खिली तो कमरे में अंधेरा था। कमरे की वाहिद खिड़की से बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या? मेरे कानों में गाने बजाने की आवाजें पड़ीं। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कौन अगवा करके ले आया है? किसने इतनी हिम्मत कर ली कि जो हमारी हवेली में घुसकर जवान लड़की को अगवा कर लाया है? मैं समझ गई कि मैं कहाँ हूँ। ये यकीनन बाजार हसन था जिसके बारे में सुन रखा था, लेकिन मुझे यहाँ क्यों और कौन लाया है? और पीछे हवेली में पता नहीं क्या हालात है। हवेली की याद आते ही मुझे रेशमा याद आ गई। क्या खबर उसके साथ क्या गुजरी? अभी मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का वाहिद दरवाज़ा खुला और एक दरमियानी उम्र की मोटी सी औरत अंदर दाखिल हुई। मुझे घर से पकड़कर किसी नामालूम जगह पर लाया गया। जब मुझे होश आया तो एक औरत मेरे कमरे में आई। औरत ने भड़कीला सा लिबास पहन रखा था और ज़ेवरात से लदी फंदी थी। इसके पीछे जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, इसे देखकर तो मेरी हैरत से आंखें ही खिल गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इंतकाम और नफरत में इतना अंधा भी हो सकता है कि वो ये हरकत अपने दोस्त की बहन को ही अगवा करेगा। वो औरत यकीनन इस कोठे की नायके थी जिसके साथ आने वाला मकरोहंसी लिए कोई और नहीं शाहिद था।
वही शाहिद जिसकी मैं कभी दीवानी थी, जिसे मैंने दिल से चाहा था, अपना महबूब बनाया था। लेकिन एक गाली के बदले जब इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरा खून खौल उठा था। मुझे वो रात याद आ गई जब शाहिद के साथ झगड़ा हुआ और साइक उसके फ्लैट से निकले थे। इस रात के बाद मैंने शाहिद को आज देखा था। हाँ, तो मेरी बन्नू होश आ गया। समझ तो गई होगी कि तुम इस वक्त कहाँ और कुन लोगों के कब्जे में हो। शाहिद ने आगे बढ़कर मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा, मैंने शाहिद को गालियां देते हुए इसके मुंह पर थूक दिया। शाहिद ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। रस्सी जल गई पर बिल नहीं गया। अब बिला अपने इस भाई को आकर छुड़वा ले तुझे मेरे शिकंजे से। अब देखता हूं तेरी सारी अक्कड़ कैसे निकलेगी। मैंने भी मुजाहमत करनी शुरू कर दी और शाहिद का मुंह नोचने लगी। शाहिद ने मुझे बेड पर गिरा दिया और मुझे इस नायके के सामने पेश कर दिया और मुझे इस्तेमाल करने लग गया। अगर उन हालात के बजाय कोई और जगह होती तो शायद मैं इसका साथ भी दे देती। इस तरह मुझे अगवा करके बाजार हसन लाया गया। मेरी एक नायके के साथ तजलील की गई, मुझे मारा गया। शाहिद ने जानवरों की तरह मुझे इस्तेमाल किया। देखो अख्तर बाई, इसे चीन ना लेने देना ताकि इसे पता चले कि शाहिद से पिंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। अब ये तुम्हारी हुई। मैंने आखिरी बार इस्तेमाल कर लिया इसे। अब ये मेरे किसी काम की नहीं। हाँ, तुम्हें काफी नोट कमा कर दे सकती है। बस ख्याल रखना चिड़िया उड़ने न पाए। ये कहकर शाहिद ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बाहर को चल दिया। इसके जाने के बाद नायके भी निकल गई और दरवाज़ा बंद हो गया। न जाने कितनी देर गुजर गई, मैं इसी तरह बेड पर पड़ी रोती रही। मुझे अपना घर और भाई याद आ रहे थे। मैं दिल में यही दुआ कर रही थी कि काश साइक अफायक भाई को खबर हो जाए कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। आधी रात का वक्त होगा कि दरवाज़ा खुला और वही नायके अंदर आई। इसके साथ एक और सूरत भी थी जो काम वाली लग रही थी। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। नायके के हाथ में एक लिबास था। इसने पहली बार मेरे सामने जुबान खोली। लड़की देखो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं। यहाँ जो एक बार कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ आई, खा वो अपनी मर्जी से आई हो या तुम्हारी तरह अगवा होकर, वो हमेशा के लिए यहाँ की ही होकर रह गई। इसलिए अब तुम भी ये रोना धोना बंद करो। वो सामने वॉशरूम है, जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खा लेना। आज की रात तुम्हें रेस्ट करने की इजाज़त है। कल से धंधे पर लग जाओ। और खबरदार, जो यहाँ से भागने की सोची, हश्र बुरा कर दूंगी। अख्तर बाई नाम है मेरा। बड़े बड़ों का पता साफ कर चुकी हूँ। तुम क्या शय हो मेरे सामने। इसकी बातें सुनकर मुझे होश आया। अख्तर बाई सुन लो, मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं। रुखसार खान नाम है मेरा। सुन लो, मीर खान की बेटी हो। नाम सुना भी मेरे बाप का। तुम शराफत से मुझे छोड़ दो, वरना अगर मेरे भाइयों को खबर हो गई तो ना तुम बचोगी और ना ही तुम्हारा ये कोठा। अगर शक है तो आजमा लो। तुम मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकोगी। मेरे भाई मुझे तलाश कर ही लेंगे। और रहा वो शाहिद, वो तो समझो अब मरा ही मरा मेरे भाइयों के हाथों। तुम्हारी खैर इसी में है कि मेरी बात मान लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। मेरी बात सुनकर नायके के चेहरे पर परेशानी सी आ गई। तुम वाकई खान की बेटी हो। अपने बाप का नाम इस नायके के मुंह से सुनकर मैं तड़प उठी। हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलकर पूछ लो। यकदम वो नायके आगे बढ़ी और उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, नायके मुझे चूमने लगी। काश ये क्या हो गया। काश मुझे वो पहले बता देता कि वो किसे उठाकर लाया है, तो मैं ये सब ना होने देती। खैर, अभी भी कुछ नहीं गया। तुम ऐसा करो, नहा कर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाकर निकलते हैं। नायके की काया ही पलट चुकी थी। खैर, मैं वॉशरूम जाकर नहाकर नायके का दिया हुआ लिबास पहनकर बाहर आई तो काम वाली कमरे में नहीं थी, जबकि नायके अभी भी वहीं खड़ी थी। मुझे बाहर आता देखकर उसने मुझे खाना खाने को कहा। मुझे भूख भी लगी थी। न जाने मुझे अगवा हुए कितना वक्त गुजर चुका था और मुझे तो ये भी मालूम न था कि मैं कौन से शहर में हूँ। मैंने खाना खाया। फिर नायके ने मुझे एक बड़ी सी चादर दी, जिससे मैंने अपने आप को लपेट लिया। हम इस कमरे से बाहर आए तो सामने एक राहदारी थी, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे और आखिर में एक बड़ा सा हाल था जो शायद मुजरा करवाने के लिए था, क्योंकि वहां गाँव तकिए और गाने बजाने के साज वगैरह रखे थे। हम लोग हाल से गुजर कर एक तरफ सीढ़ियों के पास पहुंचे। फिर नायके ने शीदे को आवाज दी।
तो एक मोटा काला सा दरमियानी उम्र का शख्स सीलियों के नीचे से बरामद हुआ। जी बाई जी, इसने नायके को देखकर कहा। गाड़ी निकालो, नायके ने इसे कहा। फिर जब हम सीलियां उतर कर नीचे आए तो सामने एक कार खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर वो शेदा नामी शख्स मौजूद था। मैं और अख्तर बाई दोनों कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। चलो खान के गांव, वो अख्तर बाई ने मेरे अब्बा का नाम लेकर शीदे को हुक्म दिया। हम चल पड़े। इस वक्त सहरी का वक्त हो चुका था। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। देखो रुखसार, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ने जा तो रही हूं, लेकिन मेरी एक बात प्ले बांध लो। अब शायद ही तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारे भाई तुम्हें कबूल करें, क्योंकि भले ही मैं इस बात की गवाही दूं कि तुम्हारे साथ कोठे पर कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन मर्दों की बेएतबार दुनिया है। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। क्या वो लोग तुम्हें कबूल कर भी लेंगे तो फिर भी तुम वहां अब ना जीतों में होगी और ना ही तुम्हारा शुमार मर्दों में किया जाएगा, क्योंकि लड़की या औरत एक बार अपनी मर्जी से फिर अगवा होकर एक रात घर से बाहर गुजार आए तो कोई उसकी पाकदामनी को नहीं मानता, बेशक इस रात इसे किसी ने छुआ तक ना हो। इसलिए तुम ये मेरा नंबर रख लो। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाए फिर तुम्हारा जीना मुहाल कर दिया जाए तो एक बार मुझे याद जरूर कर लेना। तुम्हारे बाप के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। ये पहला मौका है शायद के कोठे पर आई लड़कियों वापस जा रही है, और वो भी कोठे की नायके के साथ। रास्ते में हमने एक जगह रुक कर नाश्ता किया। मुझे बाई जी ने मना कर दिया था इस सारे वाकये के बारे में बोलने पर। बस यही कहा कि जो मैं बोलूं तुम उसकी तायीद कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। फिर सुबह 9 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच गए। जैसे ही हमारी गाड़ी घर में दाखिल हुई तो सामने एक मजमा लगा हुआ था। पुलिस और गांव के साथ साथ फायक भाई और सायक भी मौजूद थे। हम गाड़ी से निकले तो दोनों भाई मेरी तरफ बढ़े। फायक भाई ने मुझे गिले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? कौन थे वो लोग? ये औरत कौन है? सायक ने सवालों की बौछार कर दी। इतने में एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और उसने अख्तर बाई को पहचान लिया। अरे बाई जी, आप और यहाँ? और ये खान साहिब की साहिबजादी आपके हमरा? मगर वो कैसे? ये तो कल 2 रातें कबल अगवा हो गई थी। ये माजरा किया सब बताती हूँ इंस्पेक्टर साहिब, पहले अंदर तो चलीं, सारी बातें यहीं करनी है। ये दोनों यकीनन इसके भाई हैं। अख्तर बाई ने फायक भाई और सायक की जानिब इशारा करते हुए कहा। जी, ये मेरे बड़े भाई हैं फायक, और ये छोटा सायक, मैंने तारुफ करवाया। फिर हम लोग अंदर टीवी लाउंज में आ गए। ड्राइवर को शर्फ व बाबा साथ ले गए, जबकि मैं दोनों भाई इंस्पेक्टर और अख्तर बाई सोफों पर आकर बैठ गए। जी बाई जी, अब बताएं असल बात, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहिब, ये बच्ची मुझे सड़क किनारे मिली थी। बहुत खस्ता हालत में, इसके सारे कपड़े फटे हुए थे। मैं परसों रात किसी काम से शहर से बाहर थी। वापसी पर हाईवे पर मुझे ये सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मिली। मैं इसे साथ लेकर अपने घर ले गई। इसका इलाज करवाया। होश में आने पर जब इसने अपने बारे में बताया तो मैं इसे पहचान गई कि ये खान साहिब की बेटी है। चूंकि इसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इसे कल सारा दिन और गुज़िश्ता रात आराम करवाया और आज इसके घर ले आई। बकौल उसके इसे बस इतनी बात याद है कि परसों रात जब बारिश हो रही थी, घर से कुछ निकाब पोश अगवा करके ले गए। वो लोग कौन थे और उन्होंने इसे क्यों अगवा किया, ये सब इसे नहीं मालूम। जब ये होश में आई तो ये एक बंद कमरे में थी जहां उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, तो ये वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और सड़क किनारे ठोकर लगने से गिरकर बेहोश हो गई। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने मुझसे सवाल किए, लेकिन बाई जी की सुनाई हुई कहानी के मुताबिक मैंने जब सारे सवालों के जवाब दे दिए तो फायक भाई ने कहा, इंस्पेक्टर साहिब, हमारी बहन वापस आ गई है उन गुंडों के नरगे से निकलकर। हम उन बाई जी के एहसानमंद हैं जिन्होंने हमारी बहन को हम तक पहुंचाया और उसका ख्याल रखा। अब इस केस को खत्म कर दे। जिसने भी ऐसा किया है वो जल्द सामने आ जाएगा। हम खुद इससे निपट लेंगे।